हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की दृष्टि से सामान्य अध्ययन में जो अर्थव्यवस्था का पोर्शन है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल सेवा का जो पाठ्यक्रम है खासकर अर्थव्यवस्था का, वो बिल्कुल काफ़ी विस्तृत है, जिसमें आपको तथ्य और विश्लेषण दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और आज तक विकास की धारा बहती चली जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश राज में आज़ादी के पहले जो ब्रिटिश उपनिवेश की स्थिति थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसकी हम पहले चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले पहला अर्थ है उपनिवेश। उपनिवेश उपनिवेश का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से बना है। उप धन निवेश, उप धन निवेश, इसकी इंग्लिश होती है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी, जिसकी हिंदी होती है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और स्वतंत्र व्यापार की नीति के द्वारा यहाँ की अर्थव्यवस्था को कॉलोनियल इकोनॉमी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो उपनिवेश का पहले अर्थ समझ लें। उपनिवेश का अर्थ होता है उपधन निवेश, दो शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता है लघु, स्मॉल, छोटा, और निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना। तो जैसे ब्रिटेन ने भारत में रेलवे, डाकघर, डाकतार, सड़कें, ये सब चीज़ें बनाई, यानी ऊपरी तौर पे तो वो भारत का विकास करने की बात करते थे, लेकिन उनका वास्तविक जो उद्देश्य था वो था कि कैसे हम भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में दोहन करें, यानी भारत का हम शोषण करें। और इसीलिए उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई, कृषि नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, जिससे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था जो थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कच्चे माल का स्रोत हो और तैयार माल का बाजार हो। द इकोनॉमी विच इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो सबसे अधिक राजस्व देता है और आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से जुड़ा होता है। अंग्रेजों के पहले चूंकि भू राजस्व एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है,
तो भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू होती थी, जो खेती से मिलती थी, जो खेती संबंधित किसान जमा करते थे, तो अंग्रेजों के पहले लैंड रेवेन्यू में काफ़ी अस्थिरता रहती थी, अस्थिर होता था, नहीं मालूम कि अब कितना लगान जमा करेंगे किसान। तो उससे इन कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेज शासक, नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1793 में, 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, उनको जमीन का मालिक मान लिया और ये कहा कि ये लोग किसानों से राजस्व वसूलेंगे और उसका एक भाग सरकारी खजाने में जमा करेंगे। लेकिन इस व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। जमींदार किसानों का शोषण करते गए, लूटते गए और अंग्रेजों का इसमें फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदार मिल गए, जिन्होंने आगे चलकर ब्रिटेन के खिलाफ होने वाली विद्रोहों को दबाने में ब्रिटेन की मदद की। दूसरी एक व्यवस्था इन्होंने चलाई, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी सिस्टम अंग्रेजी शासक रीड और मुनरो, दो अंग्रेजी शासक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का। रैयत का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था के तहत मद्रास और बंबई, खासकर इन सब क्षेत्रों में सीधे किसानों से बंदोबस्त किया गया, जमींदारों से नहीं, क्योंकि यहाँ के किसान इस क्षेत्र के ज़्यादा संपन्न थे, उनसे लैंड रेवेन्यू ली गई। इसी तरह एक तीसरी व्यवस्था थी, वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था यह आगरा, अवध, पश्चिमोत्तर भारत आदि क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। महाल का अर्थ होता है ग्राम समुदाय, यानी भू राजस्व जमा करने की जिम्मेदारी पूरे गांव सभा की हो गई। गांव सभा सामूहिक रूप से भू राजस्व ब्रिटिश कोष में जमा करता था। तो ये जो तीन व्यवस्थाएं थीं, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू कर दी गई। उद्देश्य यह था कि कृषि से मिलने वाली लगान अंग्रेजी शासकों को खूब मिलता रहे, भले ही किसानों का शोषण होता रहे, किसान दरिद्र बने रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन तीनों व्यवस्थाओं ने एक ऐसे वर्ग का सृजन किया जिसको हम कह सकते हैं अनुपस्थित जमींदार, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एक शब्द है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड।
एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का अर्थ होता है अनुपस्थित जमींदार। जमींदार अर्थात ऐसे जमींदार जो खेती के बल पे ही शहर में रह रहे हैं, खुद खेती करना नहीं है, किसानों द्वारा उनको आय मिल रही है और शहरों में रह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश काल में ये जो कृषि की व्यवस्था थी, इससे किसानों की स्थिति और खराब हुई। किसान बहुत मुश्किल से लगान टाइम पे जमा कर पाता था और उस लगान जमा करने के चक्कर में वो महाजन भूमिपतियों के चंगुल में फंस गया और धीरे धीरे वो ऋण जाल में फंसता गया और एक गरीबी का दुष्चक्र शुरू हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है औद्योगिक दशा क्या थी। औद्योगिक दशा इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या थी। तो अब बात आती है कि ब्रिटिश पीरियड में भारत के उद्योग धंधों की स्थिति बहुत खराब थी। भारत को संरक्षणवादी नीतियों की जरूरत थी, प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी की, लेकिन ब्रिटेन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाकर भारतीय उद्योग को बर्बाद कर दिया। और जब राष्ट्रवादी ताकतें जोर शोर से मांग उठाने लगी तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया ताकि भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिले। इसी तरह 1853 में बंबई में कावसजी नाना भाई ने पहला कॉटन मिल स्थापित किया। रिसरा बंगाल में 1855 में पहला जूट मिल स्थापित हुआ और 1923 में प्रथम तटकर आयोग की सिफारिश पर भारतीय उद्योगों को कुछ संरक्षण दिए गए ताकि भारतीय उद्योगों का विकास हो सके। प्रथम तटकर आयोग, तटकर की इंग्लिश होती है टैरिफ कमीशन। टैरिफ का अर्थ होता है तटकर का प्रशुल्क, जिसको हम कह सकते हैं आयात शुल्क या निर्यात शुल्क। ये दो ऐसे शुल्क होते हैं जो किसी देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले सामान को महंगा और सस्ता करते हैं। इनकी व्याख्या हम आपको बाद में बताएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड में एक तीसरी जो चीज थी वो थी अकाल। अकाल अकाल की स्थिति खासकर कैसे आई? उत्पादन कम होने लगा, इससे आई। और दूसरी बात, भारतीय जनता इतनी ज्यादा गरीब बन चुकी थी कि उसके पास उन अनाजों को क्रय करने के लिए पैसे ही नहीं थे, यानी उनकी बहुत ही पुअर क्रय शक्ति थी। यानी अकाल दो प्रकार के थे, एक खाद्यान्नों की कमी के कारण, जिसको बोलते हैं
खाद्य में कमी, और दूसरी क्रय शक्ति का अभाव, क्रय शक्ति का अभाव। ये स्थिति थी ब्रिटिश पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था की। और इन दुर्दशा, इन सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए भारत में कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने कोशिश करना भी शुरू कर दिया था। जैसे अगर हम बात कहें कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, तो योजना आयोग का गठन यूं ही अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। और आज़ादी के पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कोशिश थी जो हमको विकास के लिए प्रेरित कर रही थी। तो पहली एक बात आती है, वो है 1934 में एक इंजीनियर थे, उनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक बुक लिखी, उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। दूसरी कोशिश की गई 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसकी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार 1943 के आसपास बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान की रचना की, और उसी में से एक अर्देशीर दलाल ने 1944 के आसपास नियोजन विभाग बनाया। इसी तरह गांधीवादी योजना बनाई गई। ये योजना बनाया श्रीमन नारायण ने। इसी तरह मानवेंद्र नाथ रॉय ने जन योजना बनाई, जिनको एम एन रॉय कहते हैं। पीपल्स प्लान। इसी तरह जयप्रकाश नारायण ने 1950 के आसपास सर्वोदय योजना बनाई। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि आज़ादी के दौरान कोशिश नहीं की गई भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, छिटपुट कोशिश किए गए, लेकिन ये सब कोशिश काफ़ी सीमित थे, और चूंकि देश गुलाम था इसलिए अपेक्षित सुधार की हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस सेगमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में विभिन्न योजनाओं से। अब आती है बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इतने बड़े भारत देश को किस प्रकार अंग्रेजों ने
अपनी नीतियों के द्वारा इसको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो नीतियां, आर्थिक नीतियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहले उसके बारे में हम जान लें, तब इस टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन सी नीतियां थीं जिससे अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। मैंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ बताया कि वो अर्थव्यवस्था जो कच्चे माल का स्रोत हो और तैयार माल का बाजार हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, स्वतंत्र व्यापार नीति। पहले इसको समझ लें, इन सब चीज़ों को, तब आगे बढ़ेंगे। व्यापार नीति जिसकी इंग्लिश होती है फ्री ट्रेड पॉलिसी, और दूसरी संरक्षणवादी व्यापार नीति। इसकी इंग्लिश होती है प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। पहले हम लोग समझते हैं स्वतंत्र व्यापार नीति को। ये होता क्या है? स्वतंत्र व्यापार नीति का अर्थ होता है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करे तो किसी प्रकार का आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, कोई टैरिफ ना लगे। यानी बिना बाधा के एक देश का सामान दूसरे देश में, एक देश की सेवाएं दूसरे देश में आती जाती रहें, कोई टैक्स नहीं लगे। ये बात बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये तभी संभव है, ज़्यादा अच्छा, ये फायदेमंद होगा दोनों पक्ष के लिए, जब दोनों की आर्थिक उन्नति लगभग बराबर स्तर की हो, काफी समानता हो स्तर में, बराबरी का मुकाबला जिसको हम कह सकते हैं, वो है स्वतंत्र व्यापार नीति। और दूसरा क्या है? प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या है कि जो कमजोर हो उसको संरक्षण की जरूरत है, जो कमजोर हो उसको संरक्षण की जरूरत है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। नर्स द बेबी, बेबी जो बच्चा होता है उसको नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट द चाइल्ड, जो शिशु होता है उसको नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। जब वो बच्चा हो जाता है, यानी मैच्योरिटी के पहले का एज, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और एंड फ्री द एडल्ट, और जब वो फ्री हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, प्रौढ़, तो उसको हम फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो रैशनल पावर आ जाती है, विवेकशील हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा, में क्या करना है। यही नियम अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। अब देखिए, ब्रिटेन और भारत दो अर्थव्यवस्थाएं थी। ब्रिटेन में 1750 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उद्योगों की श्रृंखला, नेटवर्किंग इंडस्ट्री की। यानी उद्योग स्थापित हुए, और उद्योग के लिए दो चीज चाहिए, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा उनके लिए तैयार बाजार। भारत की स्थिति क्या थी? भारत काफी पिछड़ा हुआ था, यहां किसी प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। यानी भारत का उद्योग अभी छोटा था, शिशु था, इसको संरक्षण की जरूरत थी। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? अपने फायदे के लिए, अपने यहां अपने मजबूत उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने संरक्षणवादी अपने यहां नीति अपनाई, और भारत के उद्योगों को बर्बाद करने के लिए यहां फ्री ट्रेड अपना लिया।
भारत के बने हुए सामान, हथकरघे, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग यहाँ थे उसके बने हुए सामान, इंग्लैंड के बड़े बड़े कपड़ा मिल, लंकाशायर, यॉर्कशायर की जो मिलें थीं, उससे उत्पादित सामान की प्रतियोगिता नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाप बेटे का अंतर था। तो यहाँ की चीज़ें तबाह होती गई। अगर राष्ट्रवादी कोई सरकार रहती तो निश्चित तौर पे वो संरक्षणवादी नीति अपनाती, लेकिन ऐसा नहीं किया ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने खासकर 1813 के बाद मुक्त व्यापार की नीति भारत पे थोप दी और भारत का शोषण दोहरा किया। कैसे दोहरा किया? कच्चे मालों को भी सस्ते दाम पे लिया और तैयार माल को भी महंगे दाम पे बेचा। इस प्रकार पूरी भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। रेल तो चलाया। आप कहेंगे कि रेल से विकास हुआ, बात सही है, लेकिन शुरू में उनका जो उद्देश्य था रेल बिछाने का, टेलीफोन लाइन, सड़क बिछाने का, ये था कि हम कैसे भारत का शोषण करें। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाई थी, उसका उद्देश्य यही था कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल हड़प लें, उन क्षेत्रों को ले लें, जैसे हैदराबाद का निजाम का क्षेत्र ले लिया, हड़प लिया, जहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र, कपास की खेती होती थी। कपास की नीड थी कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन के मिलों को। इस तरह पूरा उन्होंने शोषण किया। तो कहने का अर्थ है कि इन दो नीतियों के द्वारा, खासकर स्वतंत्र व्यापार की नीति के द्वारा, ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। और भारत के विकास के लिए जो कोशिश किए गए, वो आज़ादी के बाद कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, पहली योजना, दूसरी योजना, ये सब चलती रही। फिर आप देखते हैं, फिर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 से, और आगे हम विकास करते जा रहे हैं। तो इससे संबंधित कोई भी अगर और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और कोई भी दिक्कत हो हम आगे के भी लेक्चर में और अभी शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था का पोर्शन। ओके, थैंक यू।